स्वागत है आपका के सिको ज्ञान गंगा में। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का इको का चैप्टर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था उन सब संस्थाओं का समूह होती है जिनसे मिलके एक देश के जो लोग हैं वो अपनी आजीविका कमाते हैं। इसमें वो सभी चीज़ें शामिल की जाएंगी जिनसे एक देश के लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, चाहे वो कृषि का कार्य हो, नहरों का हो, वनों का हो, पर्वतों का हो, पहाड़ों का हो, समुद्रों का हो, कहीं से भी अगर एक आदमी अपनी आजीविका कमाता है तो वो सब अर्थव्यवस्था के भाग बन जाते हैं। उन सबको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था को मुख्यतः हम 3 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों भागों को जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है कहते हैं, और टर्शियरी को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। इसे हम प्राथमिक क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कच्चे माल का उत्पादन होता है। इसमें कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है, अर्थात वो क्षेत्र जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाए प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। इसमें हम मुख्यतः मधुमक्खी पालन कृषि का कार्य है, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि का कार्य शामिल करते हैं, अर्थात कृषि और कृषि संबंधित कार्यों को शामिल किया जाता है। अगर हम द्वितीयक सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, तो द्वितीयक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें कच्चे माल से निर्मित माल को तैयार किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के उद्योगों को शामिल करते हैं, इसलिए इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः माइनिंग या और प्रकार के जो भी उद्योग हैं, कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, रबड़ उद्योग हो गया, चाय उद्योग हो गया, वो सभी भी इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें गैर भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, भौतिक और गैर भौतिक। भौतिक वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, और गैर भौतिक वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते। तो इसमें गैर भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है जिन्हें मुख्यतः सेवाएं कहते हैं, जैसे डॉक्टर की सेवाएं हैं, वकील की सेवाएं हैं, प्रशासन की सेवाएं हैं इत्यादि। टूरिज्म भी इसी का एग्जाम्पल है, पर्यटन उद्योग भी इसी का एग्जाम्पल है। नाउ इन तीनों सेक्टर की जो उत्पादन है, जो आय है, उनको मिलाकर के सकल घरेलू उत्पाद बनता है, जीडीपी बनता है। जीडीपी जो है अगर हम देखें तो 1950-51 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र था उसका योगदान अधिक था, लेकिन धीरे धीरे जो ये योगदान है वो कम होता जा रहा है, और सेकेंडरी और जो टर्शियरी सेक्टर हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, उनका योगदान बढ़ता जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में हम केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं, अर्थात जिनसे दोबारा उत्पादन संभव नहीं होता। जैसे मान लो सेब है, सेब से मुरब्बा बनाया गया तो मुरब्बा क्या कहलाएगा? अंतिम वस्तु कहलाएगा। इसी प्रकार से कपास है, कपास से कपड़ा बनाया गया तो कपड़ा क्या कहलाएगा? अंतिम वस्तु कहलाएगा। तो जिससे दोबारा उत्पादन संभव ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु कहते हैं। इसी प्रकार से मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं की होती, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में दोबारा किया जाता है। जैसे कपास मध्यवर्ती वस्तु है क्योंकि इससे कपड़ा बनाया जाता है। हम जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न ना हो। अब दोहरी गणना क्या होती है? किसी वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार काउंट कर लेना क्या कहलाता है? दोहरी गणना कहलाता है। जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं या जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें केवल एक वस्तु का मूल्य एक ही बार शामिल होना चाहिए,
अगर वो एक बार शामिल नहीं होता और एक से अधिक बार शामिल हो जाए तो उसको दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तु को अंतिम वस्तु मानता है और हम उसके मूल्य को शामिल कर लें। हम इसे एग्जाम्पल से करते हैं। मान लीजिए एक किसान है, उसने उत्पादन किया, 600 रुपये का उत्पादन हुआ उसका, 200 रुपये उसकी क्या थी? मध्यवर्ती लागत थी। उसने 400 रुपये उसमें ऐड किए और 600 रुपये में उसने जो है आटा 600 रुपये का उत्पादन किया। उसने क्या किया? उसको बेच दिया किसको? आटा मिल वाले को 600 रुपये में। आटा मिल वाले ने क्या किया? 600 रुपये उसकी मध्यवर्ती लागत हो गई, 200 रुपये उसमें ऐड किए, 800 रुपये उत्पादन का मूल्य डिसाइड किया और बेच दिया किसको? बेकर को। अब बेकर जो है, देखिए आटा मिल, अगर हम किसान की बात करें तो किसान के लिए गेहूँ क्या है? अंतिम वस्तु है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आटा मिल वाला इससे क्या करेगा, उसने उसको सेल कर दिया। जब आटा मिल वाले के पास गेहूँ गया तो उसने उसका आटा बनाया और सेल कर दिया किसको? बेकरी वाले को। उसके लिए आटा क्या हो गया? अंतिम वस्तु हो गया। उसको अब इससे कोई मतलब नहीं है कि बेकरी वाला उससे क्या करेगा। बेकरी वाले ने क्या किया? उसकी डो रोटियाँ बनाई और बेच दी किसको? दुकानदार को। अब दुकानदार के लिए 1000 रुपये क्या होगी? लागत हो गई उसकी, क्योंकि 1000 रुपये में सेल किया गया उसको। उसने 1200 रुपये में सेल कर दिया किसको? कस्टमर को। अब अगर हम देखें तो अगर हम उत्पाद का मूल्य जोड़ें, देखिए अगर हम सभी मूल्य को शामिल करें तो टोटल जो मूल्य होता है वो होता है 3600। अगर हम 3600 लें तो इसमें देखिए गेहूं का मूल्य, आटे का मूल्य, और गेहूं का मूल्य 3 बार शामिल हो चुका है और आटे का मूल्य 2 बार शामिल हो चुका है। इसी को हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। इसका एक ही तरीका है कि हम जो फाइनल जो रेट है उसको हम शामिल करें। अगर हम देखें 3600 रुपये जो था वो टोटल आया हमारा, और जो 26 रुपये है वो मध्यवर्ती 36 रुपये हमारा टोटल आया। 26 रुपये जो है हमारा मध्यवर्ती उपभोग है। अगर हम 3600 में से 26 रुपये माइनस कर दें तो हमारा अंतिम जो बचेगा वो क्या बचेगा? 1000 रुपये रहेगा। तो 1000 रुपये क्या रहेगा? हमारा जीडीपी इंक्लूड किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में शामिल करते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित और असंगठित क्षेत्र। पहले बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर रोजगार की अवधि नियमित होती है, कार्य के जो नियम होते हैं उनमें सरकारी नियमों का पालन किया जाता है, कार्य घंटे सुनिश्चित होते हैं और रोजगार भी सुरक्षित होता है। वेतन, भत्ते, छुट्टियां सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। एक यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। मोस्टली क्या होता है, हम सरकारी क्षेत्र को ही संगठित क्षेत्र मानते हैं, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र भी संगठित क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि बहुत सी प्राइवेट फर्में ऐसी हैं जो इन नियमों का पालन करती है, सरकारी नियमों को मानती है। इसके बाद बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की। असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर रोजगार की अवधि सुनिश्चित नहीं होती, अर्थात कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला। कार्य घंटे भी निश्चित नहीं होते, हो सकता है वैसे 8 घंटे डिसाइड होते हैं मान लो काम के, उनसे 10 घंटे काम लिया जाए, 12 घंटे काम लिया जाए। और जो क्षेत्र है वो भी छोटे छोटे इकाइयों में बिखरा होता है, सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, अर्थात सरकार के नियम नहीं मानते, सरकारी नियमों का इनमें पालन नहीं किया जाता, और रोजगार में जो सुरक्षा के लाभ हैं वो भी इसमें नहीं दिए जाते, अर्थात इसमें भत्ते, छुट्टियां इत्यादि शामिल नहीं की जाती। तो इसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 90% जो पॉपुलेशन हमारी है, जो वर्क फोर्स है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है, असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब प्रश्न उठता है कि रोजगार या बेरोजगारी क्या है। अगर हम रोजगार की बात करें, जब किसी देश के समस्त काम करने वाले व्यक्तियों को मजदूरी की वर्तमान दरों पर कार्य मिल जाता है तो उन्हें हम रोजगार कहते हैं, अर्थात वे लोग जो मजदूरी की वर्तमान दरों पर कार्य करने के योग्य हैं, कार्य करना चाहते हैं, कार्य को प्राप्त कर लें तो उन्हें हम रोजगार कहेंगे। बेरोजगारी क्या होती है?
बेरोजगारी वो स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है, कार्य करना चाहता है, परंतु मजदूरी की वर्तमान दरों पर उसे कार्य नहीं मिलता, तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। अल्प रोजगार, कि जब श्रमिक जितने समय काम करना चाहता है लेकिन उसे उससे कम समय कार्य मिले, जैसे मान लीजिए 8 घंटे डिसाइड है कार्य के, लेकिन उसे 4 ही घंटे काम मिलता है, तो इसे हम अल्प रोजगार कहेंगे। छिपी बेरोजगारी क्या होती है? छिपी बेरोजगारी की स्थिति होती है जिसमें किसी कार्य में करने के लिए जितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति कार्य में लगे होते हैं। यदि इनमें से कुछ व्यक्तियों को कार्य से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति मिलकर के 1,000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, यदि 8 व्यक्ति भी 1,000 इकाइयाँ ही बनाए तो जाहिर सी बात है कि जो 2 व्यक्ति हैं वो क्या है? छिपी बेरोजगारी है। उन्हें काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। भारत जैसे देश में रोजगार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए बांध बनाकर, नहरें खुदवाकर, परिवहन व भंडार के साधन बढ़ाकर या उचित दरों पर ऋण उपलब्ध करवाकर रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार इसमें बहुत से कार्य कर रही है और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। हमने पीछे जो बात की कि रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार बहुत से काम कर रही है, नहरें बनवाना, इसी प्रकार से जो ऋण उपलब्ध करवाना, परिवहन के साधन बढ़ाना, बांध बनवाना, ये सब क्या है? रोजगार को इंक्रीज करने के तरीके हैं। इन्हीं में एक कार्य आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको नरेगा या मनरेगा भी कहा जाता है। नरेगा या मनरेगा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी लोगों को जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं तथा जो काम करने में सक्षम हैं तथा जिन्हें काम की आवश्यकता है, उन सबको सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। यदि सरकार यह रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो इन लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है।